आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी। इसका ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आप ये लास्ट पार्ट हम देखेंगे। वार विद द मराठा फ्रॉम द लेट। आज तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था कि वो कैसे बंगाल के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो कैसे अपने आप को नवाब मानते थे, और विलियम बेंटिक ने कैसे सुसाइड किया था, और फिर सब्सिडारी अलायंस कैसे हुआ था। सब्सिडारी अलायंस में कैसे अवध और हैदराबाद को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिए थे उस एरिया को। और हमने देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर देखा था, और टीपू सुल्तान जो कि माइसोर वार हुआ था, जो वो माइसोर कैसे ब्रिटिश के कब्जे में आया वो भी देखा था। आज हम देखेंगे मराठा। मराठा अब कैसे आएगा मराठा, या आपको तो देखेंगे फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। तो वो कंपनी जैसे टीपू सुल्तान को भी हराना चाहता था, उसको टीपू सुल्तान के एरिया को अपने कंट्रोल में ले आना चाहता था, वैसे ही वो मराठा को भी अपने कंट्रोल में ले आना चाहता था। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. तो बैटल ऑफ पानीपत, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, मराठा ने उस बैटल में हार चुके थे। इसीलिए वो चाह रहे थे कि वो सारे दिल्ली में अपना रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। कौन? मराठा। अंडर डिफरेंट चीफ दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। जो चीफ को हम बोलते थे सरदास। तो उन्होंने बहुत सारे मराठा को बहुत सारे डिनेस्टी में डिवाइड कर दिए उन्होंने, क्योंकि वो इजीली एक एक इलाके को कंट्रोल में ले सके। वैसे ही वो दिल्ली को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। प्रीवियसली वो मुगल, दिल्ली किसके कंट्रोल में था? मुगल के कंट्रोल में था। तो मराठा चाहते थे कि वो दिल्ली जो है हमारा कंट्रोल में आ जाए, इसलिए उन्होंने उनकी डिनास्टी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। आपको ये 4 डिनास्टी आपको याद रखना है। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले। इनका जो डिनास्टी का एक चीफ होता था, एक सरदार होता था। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa, principal minister, who became its effective military and administrative head based in Pune. तो कॉन्फेडरेसी इसका मतलब है कि अलियंस। इसका मतलब है कि ये जो चारों चीफ हैं वो मिलकर एक बैठक करते थे, एक मीटिंग करते थे अंडर पेशवा, प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप। और यहाँ पर वो बता रहे थे कि हमारा मिलिट्री को हम कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, कैसे हम मिलिट्री को डेवलप करेंगे, और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होना चाहिए पुणे में। ये सब बातें वो डिस्कशन कर रहे थे। तो माधाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस were two famous Maratha soldier and statesmen of the late 18th century. तो लेट 18th सेंचुरी में जो 2 फेमस मराठा सोल्जर थे उनको नाम आपको याद रखना है। ये है माधाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस। दी मराठा यहाँ पर लिखा है कि मराठास वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार्स इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई। There was no clear victor. The second Anglo-Maratha War at 1803-05 was fought on different fronts, resulting in British gaining Odisha and the territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the third Anglo-Maratha War of 1817 से 19 तक हुआ था। मराठा पावर को वो क्रश कर चुका था, इसलिए मराठा हार गए। The Peshwa was removed and sent to Bidhur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territories साउथ ऑफ द विंध्यस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मराठा को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। मराठास को वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार्स। इसका मतलब है कि बहुत सारे वार के बाद ही मराठा को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिए थे। पहले वार जो हुआ था 1782 में, उस ट्रीटी का कोई भी विक्टर नहीं था। इसका मतलब है कि कौन जीता, ब्रिटिश जीते या फिर मराठा जीते, ये क्लियर नहीं था। मगर उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलवाई। आपको याद रखना है, फर्स्ट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782। ठीक है। तो आपको शायद ये डाउट होगा कि इस वक्त तो शायद थर्ड मैसूर वार चल रहा था, थर्ड या सेकंड मैसूर वार चल रहा था।
कौन था, सेकंड और थर्ड? सेकंड। सेकंड मैसूर वार चल रहा था, फिर ये कैसे मराठा से वार कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर थे ना, इसलिए वो सारे यहाँ पर वो मराठा को अक्वायर करना चाहते थे, यहाँ पर वो मैसूर को भी अक्वायर करना चाहते। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया था, 1782 में ट्रीटी ऑफ सलवाई हुई, उसमें कोई भी नहीं जीता। सेकेंड एंग्लो मराठा वार जब हुआ था, वो डिफरेंट फ्रंट में हुआ था, जैसे कि 1803 से 05। यहाँ पर मराठा कंप्लीटली डिफीटेड नहीं हुए थे, मगर उनके कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे, जैसे कि ओडिशा, जब जो कि मराठा के पावर में, मराठा के अंडर आता था, ओडिशा को अपने कब्जे में ले लिए थे। और यमुना नदी के कुछ नॉर्थ पर्सन में, जैसे कि आगरा, दिल्ली, ये सारे पार्ट अब ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। तो हमने अब तक देखा कि क्या उन्होंने हैदराबाद, देन अवध, बंगाल और मैसूर, अब ये उड़ीसा और जो आगरा, दिल्ली, ये सारे अपने कंट्रोल में कर लिए। कौन, ब्रिटिश। इन थर्ड एंग्लो मराठा वार, दैट इज एंग्लो, आपको क्या क्यों बताया जाता है, आपको याद है शायद? एंग्लो मराठा वार क्यों कहा जाता है? तो हम ब्रिटिशर्स को नॉर्मली इंग्लिश बोलते हैं, जैसे हमारा उड़ीसा में हम बोलते हैं उड़िया, जहाँ पर जो रेसिडेंट होते हैं, जो यहाँ पर लिव करते हैं। वैसे ही जो ब्रिटिश में रहते थे, यानी कि जो ब्रिटिश होते थे, जो कि लंदन और यूके यहाँ पर रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटिश, या फिर इंग्लिश भी हम बोलते हैं उनके लैंग्वेज के आधार पर। जैसे कि हम बोलते हैं, हमको क्या बोला जाएगा, इंडियन बोला जाएगा, वैसे ही उन्हें बोला जाएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश से आया एंग्लो, समझ में आया? तो एंग्लो मराठा, इसका मतलब है कि मराठा और इंग्लिश के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसे हम बोलेंगे एंग्लो मराठा वार। तो एंग्लो मराठा वार थर्ड जब हुआ था, थर्ड कब हुआ था? 1817 से 1819 तक, ठीक है। उस वक्त जो मराठा, उन्होंने हार लिया था और ब्रिटिशर्स ने उस वार को जीता। और जो पेशवा थे, जो प्राइम मिनिस्टर जिनके लीडरशिप में हुआ था, उनको रिमूव कर दिया गया और उन्हें पेंशन के रूप में पेंशन उन्हें दे दिया गया। तुम हमें ये राज्य तो देना ही होगा तुम्हें, मगर हम तुम्हें दया करते हैं, इसलिए हम तुम्हें कुछ पेंशन देते हैं, तुम अपने लिविंग स्टाइल को, तुम्हें तुम्हारा जहाँ तुम्हारा जो भी होगा, तुम भरपाई इससे करोगे। पेंशन उन्हें दिया जाता है। यहाँ पर उन्हें बैठाया गया कानपुर में। The company now had complete corporate territories of south of the Vindhya। तो विंध्य, जो विंध्य रेंज है, विंध्य के साउथ में, यानी कि जो साउथ इंडिया हम बोल सकते हैं, ये साउथ इंडिया टोटली उसके कब्जे में आ गया है, ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे द क्लेम टू पारामाउंटेसी। पारामाउंटेसी इसका मतलब है कि सुप्रीमेसी, आप सुप्रीम हो, मैं मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, सबसे पावरफुल हूँ, ये है पारामाउंटेसी। It is clear from the above that the early 19th century, the company, early 19th century होता है कब से कब तक? 1801 से 1900 तक। तो इस वक्त जो कंपनी pursued an aggressive policy of territorial expansion. Under Lord Hastings, Governor General from 1813 से 1823, a new policy of paramountcy was initiated. Lord Hastings जो थे, उस वक्त उन्होंने एक पारामाउंटेसी, पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी उन्होंने क्रिएट किया था, सृष्टि कर रहे थे। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। तो कंपनी ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम सुप्रीम है, हम सबसे पावरफुल है। Hence its power was greater than that of Indian state। जिसके भी इंडियन स्टेट है, उससे पावर से हमारा पावर ज्यादा है, ये बोल रहे थे ब्रिटिशर्स ने। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। तो वो इसके पास बहुत सारा पावर था, इसलिए वो अपने इंटरेस्ट को, यानी कि अपना जो सुप्रीम पावर को बजाय रखने के लिए, जैसे कि वो अपने पावरफुल को स्ट्रांग करने के लिए, वो बहुत सारे किंगडम को वो धमकी देते थे और बोलते थे कि आप तुम हमारे कंट्रोल में आ जाओ, यानी कि हमें सुप्रीम मान लो। अगर आप नहीं मानते हो कि हम सुप्रीम पावर है, तो हमसे युद्ध करो, हम डेफिनेटली जीतेंगे और तुम्हारा किंगडम जो है हम अपने कब्जे में कर लेंगे। तो वैसे ही जो कोई भी राजा उनके साथ साजिश करता था, वो ठीक ठाक उसे राज्य चलाने के लिए देते थे, और जो कोई भी उनके बात नहीं मानता था,
तो वो उसे वार करके उस राज्य को अपने कंट्रोल में ले जाया करते थे। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। तो इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी लाया गया, इससे ही वो ब्रिटिश पॉलिसी कंटिन्यू करके चलेगी। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा किंग नहीं था जो कि इस प्रोसेस को चैलेंज कर गया। इसका मतलब है कि किसके पास भी उस वक्त बहुत ज्यादा, जैसे ब्रिटिशर्स के पास इतने सारे इलाका हो गया है अपने कंट्रोल में, उनके कोई भी राजा के पास इतने सारा इलाका नहीं था, तो कोई भी उनसे चैलेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पास आर्म था, पावर था और बहुत सारा इलाके एरिया अपने कंट्रोल में था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, जो कि कर्नाटक में है, रानी छन्माना टूक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो रानी छन्मा ने क्या किया था, उन्हें ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें विरोध कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट वो लाए, मगर उन्हें अरेस्ट कर दिया गया 1824 में और प्रिजन में ही उनकी डेथ हो गई 5 साल के बाद, यानी कि 1829। अब बताओ थार एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 18 मैंने क्या पूछा? थार एंग्लो मैसूर वार। आपका माइंड तो है एंग्लो मराठा वार में, तो मैं सब 1790 से 92, ठीक है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। तो उन्हें तो बट रायना जो कि पूर्व चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, जो कि कित्तूर का ही एक चौकीदार था, जो कि पियन टाइप का था, संगोली चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, कित्तूर का ही एक छोटा पार्ट है जो है संगोली, उस संगोली का एक चौकीदार था, उसका नाम था रायना। वो कैरिड ऑन दी रेजिस्टेंस, यानी कि रानी छन्मा के मृत्यु के बाद जो रायना था वो कंटिन्यू करता था इस प्रोटेस्ट को ब्रिटिश के अगेंस्ट। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स। वो उसे बहुत सारे लोग ने हेल्प किया था, इसलिए वो बहुत सारे ब्रिटिश रिकॉर्ड और उनके कैंप इसको डिस्ट्रॉय करने लगा। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। तो उसे ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और उसे फांसी लगा दिया, हैंग कर दिया उसे ब्रिटिशर्स ने 1830 में। यानी कि रानी छन्मा के मृत्यु के 1 साल के बाद ही उन्हें भी मृत्यु मिल जाए। You will read more about several cases of resistance later in the book। तो कैसे इस छोटे छोटे इलाके में भी कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है आप देखोगे। ऑब्वियसली आप सपोज आपके घर में कोई एक गेस्ट आएगा, सपोज वो बोलेगा कि हम तुम्हारे यहाँ 4-5 दिन रहेंगे और खा पी कर घूम घाम कर हम चले जाएंगे। अगर वो बोलेगा कि ये घर हमारा है, यहाँ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो तुम क्या सुनोगे? नहीं, तुम प्रोटेस्ट करोगे। वैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे मेहमान की तरह, मगर वो इस जगह को, इंडिया को अपने घर ही बता दिया ऐसे ही। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। तो उस वक्त क्या हुआ था, 1830 के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रूसिया के बारे में वरी हुआ। इट इमेजिन दैट रूसिया माइट एक्सपांड अक्रॉस एरिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, हमने पहले ही देखा था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही इंडिया में पोर्तुगीज, डच और फ्रांस और पोर्तुगीज, डच, फ्रांस ये सारे आकर यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपना राइवल माना था, अपना एनिमी माना था, और वो बहुत सारे कंस्पिरेसी करते थे, उनका शिप डुबा देते थे, उनका शिप डुबा देते थे और उनको मिलिट्री के अटैक से उन्हें गायब कर लेते, उनके किडनैप कर लेते, ये सब सारे जो कर रहे थे। अब उन्हें पता चला कि रूसिया भी इंडिया को आना चाहता है। अगर रूसिया आएगा इंडिया को तो क्या होगा, इनका ये जो ट्रेड मोनोपोली कर रहे हैं, यानी कि उन्हें कंपटीशन देने के लिए और कोई भी नहीं है, ये जितना चाहते हैं उस भाव में ही जो गुड्स होते हैं उसे खरीद कर ले जाते हैं और फिर उन्हें हमारे ही इंडिया मार्केट में वो सेल कर देते हैं। इनके अकॉर्डिंगली ये मार्केट चलता है, इंडिया मार्केट इनके द्वारा रेगुलेट होता था। अगर रूसिया आएगा तो रूसिया इनके साथ कंपटीशन करेगा, और ये जानते थे कि अगर रूसिया आ जाएगा तो हम
इस कंपटीशन में हार जाएंगे, यानी कि रूसिया को ज्यादा मुनाफा होगा, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। तो इन्हें एक टेंशन आ गया, अच्छा रूसिया आ रहा है, अगर रूसिया आएगा तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तो देखा कि वो एक्सपांड कर रहा है एशिया के लिए, और वो इंडिया को नॉर्थ वेस्ट से आना चाहता है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो जैसे भास्को दा गामा ने पहले आया था ना, जो केरल कहाँ पर कालीकट में आए थे, जो कि केरल मालाबार कोस्ट यहाँ पर है, तमिलनाडु और केरला की साइड में उस जगह पर वो आया करते थे, उस जगह पर वो पहले आए थे। तो ये भी जो रूसिया भी यहाँ पर आना चाहता है। The British now wanted to secure their control over नॉर्थ वेस्ट। वो देख रहे हैं ठीक है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट को ही अपना कंट्रोल में ले जाते हैं, सॉरी मैंने आपको रॉन्ग बताया, वो साउथ वेस्ट पार्ट है, सॉरी मैंने आपको रॉन्ग बताया, ये साउथ वेस्ट पार्ट है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो कि है हमारा जो पंजाब, ठीक है, जम्मू का जो पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, ये साइड है, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट साइड है। तो उस जगह से वो बोल रहे थे कि उस जगह को अगर हम सिक्योर कर लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. तो वो बोल रहे थे अगर वो आएंगे, ठीक है, अगर एशिया में आएंगे तो वो इंडिया को आएंगे, मगर पहले उन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान होकर ही यहाँ पर आएंगे, पंजाब इस और तो पहले हम अफगानिस्तान को ही हम अपने अफगानिस्तान के साथ इन्होंने वार किया। देखो अफगानिस्तान के साथ इनके कोई दुश्मनी नहीं था, मगर अफगानिस्तान के रूलर जो होंगे वो नहीं चाहेंगे कि ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर आके अपना जो कर्तृत्व है, अपना जो पावर है यहाँ पर स्प्रेडिंग करे, इसलिए अफगानिस्तान ने उनके साथ फाइट किया होगा डेफिनेटली। तो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने बहुत लंबे समय तक वार किया ब्रिटिशर्स ने, कब से कब तक, 1838 से 1842 तक, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स ने ही जीता था, इसलिए उन्होंने इंडायरेक्ट कंपनी रूल वहां पर स्थापित कर दिया। सिंध वाज टेकन, आपको समझ में आया कि कैसे अफगानिस्तान को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया था। पाकिस्तान जो है इंडिया का ही पार्ट है, अब तक पाकिस्तान इंडिया में ही है, पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं है। तो सिंध वाज टेकन ओवर इन 1832 एंड पंजाब। तो सिंध जो कि उन्होंने आपने जब आप हमारा जातीय संगीत हम गाते हैं तो बोलते हैं ना, अब हम जातीय संगीत गाते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो पंजाब और सिंध ये जो है, तो जो सिंध एरिया है उन्होंने 1843 में अपने कब्जे में कर लिया था, 1843। अब उन्होंने कब्जा करने को चाहा पंजाब, बट यहाँ पर पंजाब में भी जैसे कि मैसूर में एक स्ट्रांग रूलर थे, जैसे कि टिप्पू सुल्तान, हैदर अली थे, यहाँ पर भी एक स्ट्रांग रूलर होया करते थे, उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह, held back the company. After the death in 1839, the two prolonged wars were fought with Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. तो महाराजा रंजीत सिंह जब तक थे, जिंदा थे, तब तक ब्रिटिश पंजाब को अपने कब्जे में नहीं कर पाए थे, मगर उनके मृत्यु के बाद 1839 में बहुत सारे वार हुआ, फाइनली 1849 में वो पंजाब को अपने कब्जे में, उन्हें अपने एरिया में, टेरिटरी में उन्होंने एनेक्स कर दिया। तो देखो कितने सारे पार्ट आ गया, पंजाब, सिंध, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद जो अवध यहाँ पर, और फिर हैदराबाद, देन मैसूर, बंगाल, ये सारे पार्ट, उड़ीसा भी आ गया है, आगरा, दिल्ली, कर्नाटक, ये सारे पार्ट उनके कब्जे में आ गए। तो आप जस्ट इमेजिन करो, इंडिया का मैप का आपके मन में तो मैप आ गया है ना, तो ये मैप में ये सारे पार्ट अपने कब्जा कर चुके हैं उन्होंने। अब देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये कितने सारे पॉलिसी लाते हैं, जैसे कि पैरामाउंट पॉलिसी, आपको समझ में आया कि हम ही श्रेष्ठ है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा पावर है, आप हमें मान लो हम पावरफुल है तो आप खुशी खुशी रहोगे, हम आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे, और आप अगर नहीं मानते हो तो हम आपके साथ वार। The final wave of annexion occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. गवर्नर जो जनरल थे डलहौसी, वो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल थे।
तो आपको मुझे बताना है कि जो रिचर्ड वेल्सली थे वो अब तक गवर्नर जनरल थे। रिचर्ड वेल्सली, याद आ रहा है? 1798 से 1805 शायद, मुझे तो इतना याद है। ठीक है, बुक देखो। 1798 से 1805 ना, रिचर्ड वेल्सली। उन्होंने कौन सी पॉलिसी लाया करते थे? उन्होंने कौन सी पॉलिसी लाए थे? लॉर्ड वेल्सली ने, रिचर्ड वेल्सली ने कौन सी पॉलिसी लाए थे? सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लायंस से लाए थे डेलहाउसी। आपको कैसे याद रखना है? डेलहाउसी डॉक्ट्रिन, इसका फर्स्ट लेटर डी है और डेलहाउसी का फर्स्ट लेटर भी डी है, तो याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लायंस कौन लाए थे? डेलहाउसी ने लाए थे 1848 से 1856 तक उन्होंने राज किया था, गवर्नर जनरल थे। He devised a policy that came to be known as Doctrine of Lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. इसका मतलब है कि उसका अगर कोई भी संतान नहीं होगा, उसका कोई भी बॉय नहीं होगा, सन नहीं होगा, तो अगर उसका मृत्यु हो जाता है, वो किंग का मृत्यु हो जाता है, तो उस राज्य उनको अपने कब्जे में ले जाया करते थे, क्योंकि उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कौन उस राज्य को चलाएगा, जबकि राजा के पास कोई भी पुत्र नहीं था, सन नहीं था, इसलिए उन्होंने उस जगह को, राज्य को अपने कब्जे में करते थे। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज नेक्स्ट सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। तो जिस भी राजा के पास कोई भी पुत्र नहीं था, पुत्र संतान नहीं था, वो राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य को अपने किंगडम में वो एनेक्स करते थे। तो वैसे ही सतारा, जबकि 1848 में संबलपुर, 1850 से उदयपुर, 1852 नागपुर, 1853 झांसी, 1854, ये इस तरह से वो इस जगह को, इस राज्य को अपने कंट्रोल में कर लिए थे, अपने कब्जे में एनेक्स कर दिए थे। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। तो आपने देखा था कि वो कैसे अवध सब्सिडरी अलायंस के, सॉरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस में अवध को भी कैसे कर रहे थे, यहाँ पर भी अवध का वो चार्ज ले लिए थे। दिस टाइम द ब्रिटिश हेड, इसका मतलब है कि जो फाइनल टोटल पोजीशन ऑफ अवध को उन्होंने कंट्रोल में ले लिया था। उस वक्त कुछ पार्ट, शायद अवध का कुछ पार्ट उन्होंने ले लिया था, इस वक्त अवध का पूरा पार्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of the Nawab. वो बोल रहे थे कि जो नवाब, अवध का नवाब है, वो ठीक से रूल नहीं कर रहे हैं, ठीक से लोगों को सुविधा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा नियम है कि हमें ये बाध्य किया जाता है, हमारा ये प्रिंसिपल है कि हम इस जगह को अपने कंट्रोल में ले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा गवर्नमेंट देना चाहते हैं। ये नवाब ठीक से अपना काम नहीं करता है, इसलिए enraged by humiliating way in which the नवाब was deposed। तो हम उस वक्त नवाब जो था, उन्हें वो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि जो नवाब था वो लोगों को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करता था, बहुत ज्यादा परेशान करता था, उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार करता था। तो द पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। तो इस वक्त जो अवध के लोगों ने 1857 में वो सिपाही मुठभेड़ में पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका राज्य ब्रिटिशर्स के कब्जे में जाए। ब्रिटिशर्स ने अब जोर जबरदस्त ले लिया था सिपाही मुठभेड़। तो उन्होंने क्यों वो कब्जे में, पावरफुल लोगों के बिना इच्छा ही उन्होंने अपने कब्जे में, अगर राजा ठीक नहीं तो लोगों अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को रूल कर सकते थे, मगर उन्होंने अवध को कंट्रोल में ले लिया, इसलिए लोग बहुत ही क्रोधित हो गए और लोगों ने 1857 की जो मीटिंग हुआ था उसमें पार्टिसिपेट कर दिया। यहाँ पर देखते हो पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र साय, जो कि संबलपुर में है ना, वीर सुरेंद्र साय, जो बुडला जो मेडिकल है, इनके नाम पर ही है। सपोज यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है कि आप नवाब का नेफ्यू हो, तो आपको बच्चे से बचपन से ही राजा ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो ब्रिटिश ने बोला है कि आपको उस किंगडम को अपने कब्जे में ले लेंगे, तो आप क्या करोगे? आप उन्हें प्रोटेस्ट करोगे। ठीक, यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह होल्डी कोर्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो, यही महाराजा रंजीत सिंह जो कि बैठे हैं गद्दी में, देखते हो, जो ग्रीन कलर की
पहने हुए हैं, ग्रीन कलर का टी। हाँ, यहाँ पर व्हाइट व्हाइट बियर्ड है उनके पास, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर है लॉर्ड हेस्टिंग और स्टैचू ऑफ द क्वीन ऑफ किटोट, यानी कि जो रानी छन्मा का यहाँ पर स्टैचू है। आपने तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम या शायद सब भी बच्चे जानते हो, तो इसलिए रानी छन्मा का नाम दिया गया है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे रानी थे जो ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद आपको ये मैप देखना है। देखो, मैप को आपको मैपिंग स्किल डेवलप करना है, इसलिए मैप को आपको देखना है। हम मैपिंग स्किल देख लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। यहाँ पर है लाहौर, दिल्ली, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कोलकाता, बंगाल, हैदराबाद, बम्बे, गोवा, मैसूर, मद्रास, जो कि एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल। जो आपको व्हाइट व्हाइट स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, जो आपके बुक में शायद येलो येलो कलर का, जो येलो येलो का स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, वो जो कि ब्रिटिश के कब्जे में आ रहा है, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड कलर है, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं आया था। यहाँ पर फिगर 14 पॉइंट है, जो कि 1797 का मैप है। ठीक है। यहाँ पर है 1840 का मैप, 1840 का मैप, और ये है 1857 का मैप। तो देखो 1857 में आपको बहुत सारे इलाका येलो 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 आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, जैसे कि लाहौर, दिल्ली, देन काठमांडू, देन लखनऊ, सॉरी काठमांडू नहीं था, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कोलकाता, बॉम्बे, पूना, गोवा, मैसूर नहीं लेते थे, मैसूर, ठीक है, मैसूर, देन उसके बाद मद्रास। ये सॉरी, मैंने आपको गलत बताया। यहाँ पर है जो कि रेड कलर का है, वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में है। रेड कलर जो, नहीं सॉरी, येलो ही येलो ही ब्रिटिशर्स के कब्जे में, रेड है जो नहीं आया है। तो पुनः ये सारे उनके कब्जे में आ दिया था। मैसूर का कुछ पार्ट आया था, इसलिए ये यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। वैसे ही हैदराबाद का ही कुछ पार्ट आया था सब्सिडारी आइलैंड्स के माध्यम से, इसलिए ये सब सारे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, हमने मैप देख लिया। अब देखेंगे सेटिंग अप ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप ऐसे पढ़ाई कर लो, उसके बाद हम देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों से शेयर करके कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।